हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द जॉब क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पाचन तंत्र। जी हाँ दोस्तों, पाचन तंत्र है ना, कैसे भोजन पचता है ना, कैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, पूरी पाचन की क्रिया कैसे होती है, कौन सा अंग काम करता है, तो उसके बारे में आज हम लोग बहुत ही डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो चलो दोस्तों, हम ले चलते हैं आज के टॉपिक पर जिसका नाम है पाचन तंत्र। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र, है ना, मनुष्य का पाचन तंत्र। देखो, मनुष्य का पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, ठीक है दोस्तों, काम में ये पूरा फिगर दर्शाया गया है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो देखो दोस्तों, मनुष्य का पाचन तंत्र जो है यहां से स्टार्ट है ना, मुख गुहा से स्टार्ट है, अंदर कहां, लास्ट तक गुदा द्वार तक खत्म होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे आहार नाल की, है ना, आहार नाल की। जैसे सड़क होती है ना, वाहन के लिए रास्ता होता है पूरा, उसी तरह भोजन के लिए भी एक रास्ता होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल। तो दोस्तों बात करेंगे हम लोग सबसे पहले आहार नाल की। किसकी बात करेंगे, आहार नाल। तो आहार नाल 32 फुट लंबा होता है दोस्तों। कितना लंबा होता है, 32 फुट, है ना। आहार नाल क्या होता है, 32 फुट लंबा होता है। यानी जहां से हमारा भोजन जाता है अंदर, फिर जहां तक बाहर निकलता है वहां तक का रास्ता जो होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, आहार नाल। तो आहार नाल में क्या क्या आता है दोस्तों, यहां से स्टार्ट हो जाता है आहार नाल, ठीक है, अमाशय, अमाशय से हाँ छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से जाता है मलाशय में, मलाशय में कहा जाता है, गुदा द्वार। फिर से हम लोग आहार नाल का रास्ता देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले कहाँ जाता है भोजन, मुख गुहा में। यह है आपकी मुख गुहा। मुख गुहा के बाद भोजन जाता है कहाँ पर, ग्रसनी में जाता है। कहाँ पर जाता है दोस्तों, ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद कहाँ पर आता है भोजन, अमाशय में। अमाशय में क्या होता है, फिर उसके बाद भोजन कहाँ से आता है, ये ग्रहणी के द्वारा, है ना, ये ग्रहणी के द्वारा कहाँ पर आता है भोजन, छोटी आंत में। छोटी आंत से जाता है दोस्तों बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से जाता है कहाँ पर, मलाशय में। मलाशय से कहाँ जाता है, गुदा द्वार। और गुदा द्वार से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से भोजन, अपचित भोजन बाहर निकल आता है ना। तो यह है पूरा स्ट्रक्चर आहार नाल का। तो आहार नाल 32 मीटर लंबा, 32 फुट लंबा होता है, ये पूरा दिखाया गया है। अब देखो क्या होता है आहार नाल में, अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा अंग पाचन में सहायक है दोस्तों। जो पाचक ग्रंथियां हैं, लीवर है, अग्नाशय है, ये आहार नाल का पार्ट नहीं है, इनमें भोजन का पाचन नहीं होता है दोस्तों। ये केवल क्या करते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं। तो चलो दोस्तों हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है भोजन, ये पाचन की क्रिया 5 स्टेप में पूर्ण होती है दोस्तों। तो पहला स्टेप होता है ग्रहण, है ना। पाचन की प्रक्रिया कितने स्टेप में पूर्ण होती है, तो 5। पहला अंतःग्रहण, फिर दूसरा होता है पाचन, फिर तीसरा स्टेप है अवशोषण, और चौथा स्टेप है इसका स्वांगीकरण, और पांचवा स्टेप है इसका बाह्य क्षेपण, बाह्य क्षेपण। तो ये है दोस्तों पाचन के 5 चरण, है ना। इसके क्या है, जो हम लोग भोजन खाते हैं तो उसके 5 चरण है। कैसे कैसे होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, फिर भोजन का क्या होता है दोस्तों, पाचन होता है। पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी पचित भोजन जो होता है वो किस में बदल जाता है, छोटे छोटे अणुओं में। तो इसके बाद क्या होता है, अवशोषण हो जाता है, यानी जो भोजन पोषक तत्व होते हैं वो सोख लिए जाते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण के मतलब ये होता है कि इससे ऊर्जा मिलती है विभिन्न अंगों का। बाह्य क्षेपण का मतलब ये होता है दोस्तों कि अपचित भोजन बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाचन की क्रिया क्या होती है। तो दोस्तों पाचन की क्रिया क्या होता है,
जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है ना। भोजन है हमारा, बड़े बड़े पार्टिकल हैं, उनका क्या होगा? छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। यानी जो अणु टूट गए हैं बहुत ही सरल होंगे और वो क्या हो जाएंगे? जल में विलय हो जाएंगे। तो ये है पाचन की क्रिया। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? तो मुख गुहा में जाता है। यहाँ पर भोजन जाता है मुख गुहा में। फिर मुख गुहा से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है ना। कहाँ से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है? तो बताओगे कहाँ से? मुख गुहा से, है ना। कहाँ से पाचन स्टार्ट हो जाता है? मुख गुहा से। अब मुख गुहा में क्या होते हैं? दांत पाए जाते हैं। ये दांत क्या करते हैं? भोजन को छोटे छोटे बारीक कणों में क्या करते हैं? तोड़ते हैं, है ना। तो दांत हम लोग बात कर लें कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों दांत होते हैं 4 प्रकार के, है ना। सभी मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो बताओगे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहले देखो ये लगे हैं जो आगे के दांत, है ना, इन्हें क्या कहेंगे? कृंतक, इंसीजर, है ना। क्या कहेंगे इन्हें? कृंतक। ये देखो क्या करते हैं? भोजन को काटते हैं। भोजन को क्या करते हैं? काटते हैं। ये एक तरफ देखो क्या होते हैं? 2 जोड़ी पाए जाएंगे। ठीक है, एक तरफ कितने जोड़ी पाए जाएंगे? 2 जोड़ी। ये देखो, है ना। फिर इसके बाद क्या होते हैं? रदनक। ये नुकीले होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। ये काम क्या करते हैं? रदनक भोजन को क्या करते हैं? फाड़ते हैं, है ना, चीर देते हैं भोजन को। तो ये कितने जोड़ी होते हैं? एक तरफ 1 जोड़ी। ठीक है, आगे देखो क्या होते हैं इसके बाद? अग्र चवर्णक। ये क्या है? अग्र चवर्णक यानी प्री मोलर। ठीक है, ये भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? चवर्णक। चवर्णक ये होते हैं, ये जो कितने जोड़ी होते हैं? 3 जोड़ी होते हैं एक तरफ। कितने जोड़ी होते हैं? हाँ, एक तरफ ये होते हैं, हाँ 2 जोड़ी एक तरफ होते हैं ये भी। ठीक है, आगे आता है चवर्णक। चवर्णक क्या करते हैं? भोजन को छोटे छोटे बिल्कुल बारीक कणों में तोड़ देते हैं, यानी चबाने का काम करते हैं भोजन को। तो ये भी एक तरफ कितने जोड़ी पाए जाते हैं? ये एक तरफ 3 जोड़ी पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ दांतों का जो क्रम होता है बच्चों, है ना, दांतों का जो क्रम होता है वो होता है इस टाइप से 21, 23। 2 जोड़ी क्या पाए जाएंगे? कृंतक, एक जबड़े में एक तरफ, और एक जोड़ी क्या पाए जाएंगे? आपके रदनक, और 2 जोड़ी क्या पाए जाएंगे? अग्र चवर्णक, और 3 जोड़ी क्या पाए जाएंगे? चवर्णक। इनकी देखो याद करने की ट्रिक क्या है? देखो कैसे लिखेंगे हम लोग? पहले होता है इंसीजर, है ना। क्या होगा? इंसीजर। फिर क्या होगा? कैनाइन यानी सीजर। ठीक है, फिर क्या होंगे? प्री मोलर। फिर क्या होंगे? मोलर, है ना, प्री मोलर। ठीक है, ये होते हैं कितने जोड़ी? एक तरफ 21 लिखोगे, फिर 23 लिखोगे बच्चों। कितना लिखोगे? 21, 23, है ना। तो ये एक तरफ कितने जोड़ी होंगे? 2 जोड़ी। ये कितने जोड़ी होंगे? 2 जोड़ी। ये भी कितने होंगे? 2 जोड़ी। ये भी कितने होंगे? 2 जोड़ी। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 2 4, 2 1 9, 2 2 2 4 और 2 3 6। जोड़ लो बच्चों, तो कितने हो जाएंगे? 6 4 2 6 और 6 4 10 और 10 6 16। यानी जबड़े के एक तरफ बच्चे, हाँ जबड़े के एक तरफ जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो दोनों तरफ मिला के कितने दांत हो जाते हैं? 32, है ना। पूछा जाए कि कितने दांत होते हैं मनुष्य में, तो 32 होते हैं। ठीक है, और बच्चों में कितने दांत होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। अगर यह पूछ लिया जाए कि एक मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो क्या बताओगे? जितने वर्णमाला में अक्षर होते हैं कितने होते हैं? 52, है ना। तो एक जीवन काल में मनुष्य के कितने दांत निकलते हैं? 52, है ना। ठीक है, पहले 20 निकलते हैं बचपन में, फिर वो क्या हो जाते हैं? फिर उसके बाद वो निकल जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद दूसरे दांत आते हैं 32। तो कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32। तो ठीक है, भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है। फिर देखो, ये तो दांत के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। ठीक है, दांत का काम क्या है? भोजन को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में
बदलना। फिर इसके बाद देखो हम लोग देखेंगे जीभ का काम क्या होता है ना। जीभ का काम क्या होता है, तो जीभ से क्या होता है, केवल स्वाद निकलता है, लेकिन जीभ में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। ठीक है, हाँ देखो यहां तक मिटा देते हैं हम। जीभ की बात कर ले दोस्तों, तो जीभ में कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाएंगी? जीभ में 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाएंगी। लार ग्रंथियां, है ना, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और इनसे क्या होता है दोस्तों? हाँ, इनसे लार निकलती है। इनसे क्या निकलती है दोस्तों? लार निकलती है। ठीक है, तो इसमें लार में क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है दोस्तों? जैसे हम लोग भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, गंदा हाथ है हमारा, ऐसे ऐसे करके तुरंत भोजन ऐसे खा लेते हैं, तो उसमें क्या होते हैं दोस्तों? बैक्टीरिया होते हैं। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? जीवाणु का नाश करता है ना, जीवाणु को मार देता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। हाँ, एंजाइम जो होता है वो जीवाणु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। किसको नष्ट कर देता है दोस्तों? जीवाणु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है? टाइलिन, है ना। क्या पाया जाएगा? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन, है ना, इसमें पाया जाता है क्या दोस्तों? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन, है ना, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। किसका पाचन करता है? मंड का पाचन करता है दोस्तों। मंड का। किसका पाचन करता है? हाँ, मंड का, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, है ना। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले किसका पाचन स्टार्ट होता है दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट का। मंड का मतलब जो हम लोग भोजन खाते हैं तो उसमें क्या होता है? चोकर होता है ना। तो चोकर बहुत जरूरी है भोजन के पाचन के लिए। तो उसका पाचन कहाँ पर हो जाता है? मुख से ही हो जाता है ना, मुख में ही हो जाता है इसका क्या? पाचन। अब देखो क्या होता है, हाँ, लार ग्रंथियों से म्यूकस क्या निकलता है दोस्तों? हाँ, म्यूकस, है ना। म्यूकस ये क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ये भोजन को क्या बना देता है? एकदम, हाँ, चिपचिपा यानी गाढ़ लेईदार बना देता है भोजन को। ठीक है, एकदम चिपचिपा बना देता है ताकि भोजन क्या हो सके? आगे जा सके। तो ये है मुख गुहा की कहानी दोस्तों। मुख गुहा में फिर से हम लोग समझेंगे क्या क्या होता है। तो मुख गुहा में क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। तो दांत क्या करते हैं? भोजन को बारीक छोटे कणों में परिवर्तित कर देते हैं और जीभ क्या करती है? इनसे लार निकालती है। यानी मनुष्य के, हाँ, लगभग एक दिन में, है ना, लगभग एक दिन में 1.5 लीटर, एक दिन में, हाँ, 1.5 लीटर लार बनती है ना। कितने लीटर? 1.5 लीटर लार बनती है। लार क्या करती है? भोजन को एकदम चिपचिपा बना देती है। लार में क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है बच्चों, जो क्या करता है? जीवाणु को नष्ट कर देता है, मार देता है वहीं पर, है ना। और बच्चे क्या होते हैं देखो, है ना, ज्यादा कुछ भी कोई चीज पाते हैं तुरंत मुंह में क्या कर लेते हैं? भर लेते हैं। तो देखो उनके अंदर क्या होता है? ज्यादा लार बनती रहती है ना। तो लाइसोजाइम एंजाइम ज्यादा बनेगा तो क्या होगा? ज्यादा कीटाणुओं को मार देगा। तो ये है दोस्तों कहां तक की कहानी? मुख गुहा तक की कहानी। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फिर हम आगे की कहानी आपको समझाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके थे कहां तक? ग्रसनी तक, है ना। मुख में पाचन हो गया था भोजन का। इसके बाद कहां पर जाएगा भोजन दोस्तों? ग्रसनी में। ये है आपकी ग्रसनी, है ना, ये है, हाँ, ये है ग्रसनी आपकी। यहां पर भोजन जाएगा। यानी मुख गुहा का, देखो ये मुख गुहा है, इसके पिछला हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रसनी कहलाता है ना। ये देखो क्या है? ये है इसकी ग्रसनी। अब देखो ग्रसनी में क्या होता है? भोजन जाता है। ग्रसनी में जो भोजन जाता है ना, वो कहां पर जाएगा? ग्रसनी के बाद जाता है ग्रास नली में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ग्रसनी क्या होती है ना। तो मुख गुहा का पिछला हिस्सा ग्रसनी कहलाता है। जो मुख गुहा है उसका पिछला हिस्सा क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रसनी कहलाता है।
और ग्रसनी के पास में क्या होता है, एक घाटी द्वार होता है, ये है ना, एक क्या होता है, ये घाटी द्वार होता है जिसे ग्लोटिस कहते हैं। अब घाटी द्वार के एक पास होता है क्या, एपीग्लोटिस, है ना, क्या होता है, एपीग्लोटिस। एक मुलायम तालु लटका रहता है यहाँ पर दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपीग्लोटिस। अब ग्रसनी में क्या होता है, जो श्वास नली होती है ना, ये जो श्वास नली है और जो क्या है, हाँ, आहार नली है यानी ग्रास नली है या फूड पाइप है, दोनों ही क्या होती है, जुड़ी रहती है ना। यानी ग्रसनी में भोजन भी जाता है और क्या जाता है, वायु भी जाता है। अब ये सोचो कि भोजन कैसे आहार नली में चला जाता है, यानी भोजन कैसे अलग हो जाता है, वायु कैसे अलग हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ग्रसनी में एक क्या लगा रहता है, जैसे ये नली है आपकी ग्रसनी, है ना, ठीक है। तो यहाँ से गई है क्या, श्वास नली, और इधर से क्या गई है दोस्तों, आहार नली। ये है आपकी क्या, आहार नली, ठीक है। और ये क्या है, श्वास नली, ये क्या है, श्वास नली। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, एक इस टाइप से खटका की तरह लगा रहता है दोस्तों, क्या लगा रहता है, एक खटका की तरह लगा रहता है, ये है ना, ये जैसे दो राहा है यहाँ पर, तो ये क्या लगा रहता है, एक खटके की तरह लगा रहता है। अब ये क्या करेगा, अगर इधर की तरफ मुड़ जाएगा, ऐसे खटका लगा रहता है, जैसे दो रास्ते हैं ना, तो यहाँ पर क्या लगा रहता है, एक खटका की तरह लगा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपीग्लोटिस। अब ये क्या हो जाएगा, अगर इधर की तरफ घूम जाएगा, इधर की तरफ घूम जाएगा दोस्तों, तो कहाँ, वायु की तरफ चली जाएगी हवा। अगर इधर की तरफ भोजन आ रहा है ना, भोजन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, तो श्वास नली का रास्ता बंद हो जाएगा और भोजन कहाँ चला जाएगा, आहार नाल में, है ना। ये काम क्या करता है, ये काम क्या करता है, एपिग्लोटिस ये दोनों नलियों को बंद और करता है और खोलता है, किसको, श्वास नली और आहार नली के ढक्कन का काम करता है ना। अब ये चलता किससे है, तो सोचो किससे चलता है एपिग्लोटिस, मस्तिष्क से। किससे चलता है, मस्तिष्क से। दिमाग इसको सिग्नल देता है कि तुमको कौन सा रास्ता बंद करना है, श्वास नली का बंद करना है कि आहार नली का बंद करना है। तो भोजन आ रहा तो श्वास नली को बंद कर देगा, वायु आ रही तो ये आहार नली को बंद कर देगा। कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि हाँ, उल्टी आने लगती है ना, हिचकी आने लगती है, कब, जैसे हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, कहीं पर अपना दिमाग लगा देते हैं और कहीं दूसरे के ख्यालों में डूब जाते हैं, यानी दूसरी बात सोचने लगते हैं, तो मस्तिष्क भूल जाता है एपिग्लोटिस को सिग्नल देने के लिए। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, हाँ, इधर उधर चक्कर में पड़ जाता है कि हम भोजन नली को बंद करें कि श्वास नली को बंद करें, और ये गलतीवश किधर बंद कर देता, आहार नली को बंद कर देता है। भोजन कहाँ पर चला जाता है दोस्तों, श्वास नली में चला जाता है। अब क्या करेगा, डायफ्राम इसको क्या कर देगा, फटाक से ऊपर की तरफ फेंक देगा और क्या कहेगा कि ये तुम्हारी एरिया नहीं है, तुम यहाँ कहाँ चले आ रहे हो, है ना। तो भोजन क्या होता है, नाक से और मुंह से फटाक से बाहर निकल आता है, ठीक है। तो भोजन जो आता है उसको रास्ता कौन दिखाता है, बताओगे, एपिग्लोटिस, है ना। ये श्वास नली का ढक्कन बंद कर देगा, इधर की तरफ खटका की तरफ भोजन चला जाएगा आहार नाल में, है ना। यानी ग्रसनी में वायु भी जाती है और क्या जाती है, हाँ, भोजन भी जाता है। इसके नीचे एक मुलायम तालु लटका रहता है ग्रसनी के पास में, जिसे हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। ये खटके की तरह काम करता है, आहार नली को बंद करेगा, श्वास नली को बंद कर देगा। जब भोजन आएगा तो श्वास नली की तरफ घूम जाएगा और भोजन कहाँ चला जाएगा, ग्रसनी में, यानी आहार नली में चला जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि भोजन हमारा कहाँ पर पहुंच गया है। तो ग्रास नली कहाँ पर पहुंच गया है, ग्रास नली में। अब इसको सोचो, एक बड़ा कठिन नाम है ग्रास नली। अब ग्रास नली को क्या कहते हैं, फूड पाइप यानी आहार नली। ये देखो लिखा है, क्या कहेंगे इसे हम लोग, भोजन नली, फूड पाइप। भोजन कहाँ के से होकर जाता है, आहार नली यानी भोजन नली से। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ये बताइए क्या, हाँ, भोजन नली में भोजन का पाचन होता है ना, कहाँ पर, भोजन नली में, है ना। आहार नली की अब लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आहार नली की, है ना। ग्रसनी हो गया हमारा। अब देखो हम लोग क्या कहते हैं, भोजन नली की बात कर ले या ग्रसनी की, ग्रास नली की बात कर ले। तो ग्रास नली दोस्तों 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। अगर कोई पूछे कि ये बताओ भोजन नली में क्या भोजन का पाचन होता है, तो भोजन का पाचन नहीं होता है। कितनी लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये कहाँ पर जाके खुलती है, अमाशय में। कहाँ पर खुलती है जाकर, अमाशय में। अब देखो क्या होता है, ये आहार नली है आपकी, है ना। अब देखो अगर इसमें से भोजन क्या हो जाए, सीधा जाके कहाँ पर गिर जाए, अमाशय यानी पेट में, है ना। कहाँ गिर जाए, अमाशय यानी पेट में, तो क्या हमको दर्द नहीं होगा दोस्तों तेज से, है ना। तो अब इसमें देखो भोजन क्या होता है, इसमें से देखो एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे क्या कहते हो, म्यूकस, है ना। क्या कहते हो, म्यूकस। अब ये क्या कर देता है, जो भोजन आ रहा फूड पाइप से, उसको क्या कर देगा दोस्तों, एकदम चिकना कर देगा, है ना। और इसमें क्या होती है दोस्तों, क्रमाकुंचन गति होती है। कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन गति। कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचन गति। ये गति क्या होती है ना। इसमें देखो क्या होता है, क्रमाकुंचन गति में जैसे सांप नहीं होता, देखो कभी कभार क्या करता है, सांप जो होता है मेढक को खा लेता है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आहार नाल, है ना, मुख गुहा के पास उसको फूल आता है, फिर धीरे धीरे नीचे पूरे बॉडी में उसका चला जाता है मेढक, और पूरा क्या हो जाता है, बाद में पूरा पाचन हो जाता है। तो जैसे सांप के अंदर मेढक, है ना, का पाचन होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, जो भोजन होता है ना, ऐसे ऐसे करके, ये आहार नली है, तो भोजन जो होगा आपका ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे इसमें गति होगी। ठीक है, ये है क्रमाकुंचन गति। जैसे कोई ट्यूब आपकी खत्म हो जाती है, जैसे लड़कियां देखो ज्यादातर फेरो लवली लगाती हो, क्या होता है, फेरो लवली खत्म हो जाती है तो उसको ऐसे दाब दाब के क्या करती हैं, निकालती हैं। तो उसी प्रकार की इसमें क्या होती है, गति होती है। कहां पर, ग्रास नली में। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है भोजन का। ठीक है, कितनी लंबी होती है, तो बताओगे 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कहां पर जाके जुड़ी रहती है, तो बताओगे अमाशय में। ठीक है, और ग्रास नली ऊपर कहां से जुड़ी होती है, और ग्रास नली ग्रसनी से जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, भोजन हमारा कहां पर पहुंच चुका है, आहार नली के रास्ते से होकर कहां पर पहुंच चुका है, अमाशय में पहुंच चुका है ना। आहार नली के रास्ते से होकर कहां पर पहुंच चुका है भोजन, अमाशय में। अमाशय जो होता है, जो पेट है ना, पेट का जो ऊपरी भाग होता है उसे उदर कहते हैं, और जो अंदर का भाग होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, अमाशय। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। तो ये जे के आकार की एक क्या होती है, थैली नुमा संरचना होती है। थैली की तरह होती है, अंग्रेजी के जे के आकार की, है ना। अंग्रेजी के जे के आकार की एक क्या होती है, थैली नुमा संरचना होती है। ये लिखा है जैसा, यह एक जे के आकार की संरचना होती है, जो क्या होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है ना संरचना ये। ठीक है, अब देखो अमाशय यानी पेट से क्या क्या रस निकलते हैं। तो अमाशय से देखो निकलता है जठर रस। अमाशय से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, जठर रस। अब जठर रस में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, HCl पाया जाएगा यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पेप्सिन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, श्लेष्म पाया जाता है। ठीक है ना, श्लेष्म यानी जो भोजन को क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मोटी बात जान लेते हैं। तो अमाशय के अंदर भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति, जैसे गांव में देखे होगे आप लोग, जांत नहीं होता है, जांत, है ना। तो जांत के अंदर जैसे गेहूं को नहीं पीसते, तो उसी प्रकार की गति होती है कहां पर, अमाशय के अंदर, है ना। तो भोजन क्या होता है, एकदम चिपचिपा लेईदार बन जाता है। अब इसके पश्चात देखो क्या होगा, भोजन में HCl का काम क्या है। देखो ये क्या होता है, बहुत ही कंसंट्रेट होता है। अगर त्वचा पर गिर जाए तो तुरंत त्वचा क्या हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल क्या हो जाएगी, जल जाएगी, इतना कंसंट्रेट होता है। अब ये देखो पेट में कैसे काम करता है। तो क्या, अब देखो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो ठीक है, खाना खाने के बाद तुरंत पानी भी पी लेते हैं, और पानी पीने के पश्चात भोजन देखो 3 से 4 घंटे तक रहता है पेट के अंदर। अब ये बताओ, जैसे भोजन बाहर रख दिया जाए, उसमें पानी डालकर रख दिया जाए, तो क्या भोजन सड़ेगा नहीं,
तो कहोगे सड़ जाएगा। तो पेट के अंदर क्यों नहीं सड़ता? क्योंकि उसकी रक्षा कौन करता है? HCl करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? भोजन को पेट के अंदर सड़ने से बचाता है ना, HCl। अब ये पूछोगे कि सर जी पेप्सिन का क्या काम है? तो पेप्सिन किसका पाचन करता है दोस्तों? जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें प्रोटीन होती है, तो पेप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा, है ना। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। और देखो इसमें एक एंजाइम होता है रेनिन। कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन, है ना। रेनिन एंजाइम क्या करता है? बताओगे रेनिन एंजाइम क्या करता है? तो ये दूध का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? दूध का पाचन करता है। अब कभी कभार क्या होता है, जैसे उल्टी होने लगती है तो देखते हो क्या होता है, खट्टी डकारें आती है कि नहीं, तो वहां पर ये अम्ल होता है, खट्टा होता है। क्या होता है? बहुत ही खट्टा होता है ये, है ना। तो इसलिए क्या हो जाता है, हमारा भोजन अम्लीय बन जाता है। ठीक है, फिर से सुनो, पेट के अंदर क्या क्या होता है? तो पेट के अंदर भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। फिर क्या होता है? पेट में जठर रस पाया जाता है। जठर रस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस, है ना। क्या कहते हैं इसे? गैस्ट्रिक जूस, है ना। गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस में क्या होती है? जठर ग्रंथियां यानी पेट में पाई जाती हैं, जिनसे क्या निकलता है दोस्तों? जठर रस निकलता है। जठर रस में क्या क्या होता है? तो बताओगे HCl होता है। HCl का काम क्या होता है? भोजन को पाचन में सहायता प्रदान करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। फिर जठर रस में पेप्सिन पाया जाता है, जो पेप्सिन क्या कर देता है दोस्तों? हाँ, पेप्सिन क्या कर देता है? दूध का पाचन कर देता है। फिर देखो इसमें क्या होता है? श्लेष्म, है ना। श्लेष्म ये क्या कर देता है? भोजन को एकदम चिपचिपा बना देता है। यानी इसके पश्चात भोजन जो होता है हमारा क्या हो जाता है? एकदम लेई की जैसा बन जाता है ना। लेई की तरह भोजन बन जाता है पेट में, जिसे क्या कहोगे आप? काइम। क्या कहोगे? काइम। तो अमाशय के अंदर जो भोजन बन जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? काइम कहते हैं। ठीक है, तो ये है अमाशय की कहानी। अमाशय में क्या क्या होता है? क्रमाकुंचन गति होती है, यानी भोजन को एकदम पीसा जाता है बारीक छोटे छोटे कणों में। फिर इसमें से क्या होता है? जठर रस निकलता है जठर ग्रंथियों से। जठर रस में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? HCl पाया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? हाँ, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? रेनिन एंजाइम पाया जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों? लाइपेज भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? हाँ, लाइपेज, है ना। लाइपेज भी पाया जाता है ना। ये जीवाणुओं का क्या करता है? नाश करता है। कभी कभार क्या होता है, देखो दोस्तों क्या होता है, आप चले जाते हैं निमंत्रण में, है ना, और निमंत्रण में क्या है? बढ़िया खाना मिल जाता है, और क्या कर लेते हो? पेट भर खाना खा लेते हो, ज्यादा खा लेते हो, तो तुम्हें क्या होने लगती है? एसिडिटी। क्यों होने लगती है? क्योंकि HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है इसकी मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों? ज्यादा हो जाती है, तो आपको क्या होने लगती है? एसिडिटी। फिर आप क्या लेते हो? इनो, है ना। इनो क्या होता है दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल ट्वाइस, ये है आपके का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको क्या करते हो? फिर पीते हो तो तुरंत एसिडिटी क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। क्योंकि ये दोस्तों क्या है? क्षार, और ये क्या है? अम्ल। और केमिस्ट्री में जानते हो जब एक अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? भोजन उदासीन हो जाता है ना। तो अभी हमें दोस्तों क्या केमिस्ट्री में नहीं जाना है, हमें कहाँ रहना है? अभी बायोलॉजी में ही रहना है। ठीक है, इसके पश्चात देखो अमाशय के पश्चात भोजन कहाँ पर पहुंचेगा? तो ये ग्रहणी में पहुंचेगा। ये है आपकी क्या दोस्तों? ग्रहणी, है ना। क्या है ये? ग्रहणी। अब देखो ग्रहणी का अलग से नखरा है, ये घर वाली ग्रहणी नहीं है दोस्तों। अगर इसकी हम बात कर ले, ग्रहणी की बात कर ले, ठीक है, यहां तक नोट कर लो दोस्तों, फिर हम आगे बात करते हैं ग्रहणी की, है ना। ग्रहणी, तो ग्रहणी जो होती है दोस्तों, ग्रहणी ये घर वाली ग्रहणी के आकार की नहीं होती, ये सी के आकार की होती है। किसके आकार की होती है? सी के आकार की। ये देखो अंग्रेजी के सी के आकार की है ना। यहां से देखो क्या होता है? भोजन आता है पेट से यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो दोस्तों, क्या जुड़ा है? अग्नाशय जुड़ा है। अग्नाशय की नली जुड़ी है, और ऊपर किसकी जुड़ी नली है? यकृत की। ये लीवर की भी नली ग्रहणी से जुड़ी है ऊपर, और नीचे अग्नाशय है आपका पैनक्रियाज, इसकी भी नली
जुड़ी है ना। अब देखो क्या है, ग्रहणी से होता हुआ भोजन आपको कहां पर पहुंचेगा, छोटी आंत में, है ना। कहां पर पहुंचेगा दोस्तों, भोजन ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत में पहुंचेगा। अब भोजन क्या है दोस्तों, अम्लीय है। ग्रहणी क्या करे, हम अम्लीय भोजन पसंद नहीं करती हूँ, यानी इसका अलग नखरा है। अब क्या होना चाहिए, भोजन ये कह रही कि हमको भोजन क्षारीय पसंद है। अब देखो क्या करेगा दोस्तों, यकृत, यकृत बहुत महत्वपूर्ण है, ये है यकृत, लीवर, है ना। ये है पाचक ग्रंथि। अभी दोस्तों हम लोग पाचक ग्रंथि की बात नहीं करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पाचक ग्रंथियों का वीडियो लाएंगे, उसमें अग्नाशय और यकृत सभी पाचक ग्रंथियों के बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी आपको केवल प्राइम फोकस आहार नाल पर ही रखना है ना। यानी ये जो होता है यकृत, ये पाचक ग्रंथि है। पाचक ग्रंथियों का भी इतना जान लो दोस्तों, क्या होता है, पाचन में सहायक होती है, पाचन के लिए एंजाइम छोड़ती रहती है। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहां से यकृत क्या निकालता है, पित्त रस निकालता है। क्या निकालता है दोस्तों, पित्त रस निकालता है। ये सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, इससे निकलता है क्या, पित्त रस। अब पित्त रस क्या होता है दोस्तों, पित्त रस के बारे में बात कर लेते हैं। पित्त रस जिसे कहते हैं पित्त रस, है ना, पित्त रस, ठीक है। पित्त रस निकालता है कौन, यकृत, है ना। यकृत क्या निकालता है, पित्त रस निकालता है यकृत, आपका लीवर, यकृत, है ना। यकृत क्या निकालता है, पित्त रस। और पित्त रस कहां पर स्टोर हो जाता है, यहाँ पर देखो एक थैली लगी रहती है, ये है ना, ये थैली, जिसे क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर, है ना। यहाँ पर पित्त रस क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है। इसका श्रावण कौन करता रहता है दोस्तों, यकृत करता रहता है पित्त रस का। अब ये पित्त रस कैसा होता है, हरे रंग का होता है, क्षारीय होता है ना। बचपन में हम लोग क्या किए हैं, देखो मछली वछली का ऑपरेशन करते थे तो उसमें पित्त रस क्या कर देते थे, निकाल देते थे, नहीं तो क्या हो जाती थी पूरी मछली की माँ, पूरी मछली क्या हो जाती थी, मीठ जो हो, या मछली पूरी क्या होने लगती है, पूरी तीखी लगने लगती है ना, क्योंकि जो क्षार होता है बहुत क्या होता है, तीखा होता है ना। तो ये हरे रंग का होता है पित्त रस, कैसा होता है, तीखा होता है। ये भोजन के पाचन में बहुत ही सहायक है। कौन निकालता है इसको, तो बताओगे यकृत निकालता है ना। अब देखो पित्त रस कभी कभार क्या होता है, आजकल के दौर में सुने हो सभी लोगों को क्या है, पथरी, पथरी की बीमारी ज्यादा है। ये कैसे होती है, कहते हैं ना गाल ब्लैडर्स में क्या है, पथरी है। अभी पथरी होती कैसे है दोस्तों, क्या पता है आपको। तो ये जो पित्त रस निकलता है ना, ये पित्त रस जो होता है एक प्रकार का जूस होता है, क्या होता है, जूस होता है। ये क्या होने लगता है, बिल्कुल गाढ़ा होने लगता है ना। जब ये कंसंट्रेट होने लगता है तो क्या होता है, स्टोन बन जाता है गाल ब्लैडर के अंदर। जब गाल ब्लैडर के अंदर पित्त रस स्टोन बन जाता है तो इसको ऑपरेशन द्वारा ही निकाला जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, पूरी थैली बाहर निकाल देते हैं, है ना। अब व्यक्ति का जीवन पूरा क्या हो गया, बेकार समझो, है ना, क्योंकि वह वसा की चीजें और मीठी चीजें नहीं खा सकता है। क्यों नहीं खा सकता है, क्योंकि अब उसका पाचन अंदर नहीं हो पाएगा वसा का, ठीक है। तो अब देखो क्या करता है यकृत, पित्त रस छोड़ता है। पित्त रस कहां पर आके मिल जाता है, ग्रहणी में। कहां पर मिल जाता है, ग्रहणी में। अब ग्रहणी में भोजन क्या था, अम्लीय, यहां से पित्त रस छोड़ दिया क्या, पित्त रस ने, यकृत ने छोड़ दिया पित्त रस। अब भोजन क्या हो गया, बढ़िया उदासीन हो गया। अब छोटी आंत कहेगी ठीक है, ठीक, आने दो भोजन को। अब देखो दोस्तों भोजन कहां पर पहुंचा है, कहां पर, छोटी आंत में। थोड़ा हम बात कर लेते हैं अग्नाशय की। क्या बात कर ले दोस्तों, अग्नाशय, है ना, अग्नाशय की बात कर ले, ठीक है। अग्नाशय क्या है, देखो एक पत्ती के कार की संरचना होती है इस टाइप से, है ना। ये जो है आपकी पत्ती के कार की क्या होती है, एक प्रकार की ये संरचना होती है ना, इस प्रकार की पत्ती के कार की संरचना होती है। ये देखो इसमें दिखाया गया है, ये है ना, ये क्या होती है, एक पत्ती के कार की क्या होती है, पीले रंग की संरचना होती है। अब इससे देखेंगे हम लोग कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, है ना। तो देखो दोस्तों इससे मेन हम एंजाइम की बात करेंगे तो इससे मेन एंजाइम 3 निकलते हैं। इसको हम एक फार्मूला से बताएंगे आप लोगों को। क्या लिखा, लेट, LATE, है ना, क्या लिखा है, लेट, है ना। लेट यानी ला से लाइपेज, कौन सा एंजाइम निकलेगा दोस्तों, लाइपेज, लाइपेज। ए से निकलेगा इमाइलेज, है ना, इमाइलेज एंजाइम निकलता है। और टी से दोस्तों क्या होगा, ट्रिप्सिन, टी से क्या होगा, ट्रिप्सिन, है ना, टी से होगा ट्रिप्सिन। तो
तो अग्नाशय 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है। ये एक पाचक ग्रंथि, इसका हम अलग से जिक्र करेंगे अगले वीडियो में, है ना। तो ये 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है। एक अब सोचोगे दोस्तों कि ये सर जी बार बार बता रहे एंजाइम क्या होता है, तभी आपको जान लेना है ये एंजाइम क्या होते हैं, है ना। किसी भी क्रिया को करने के लिए उत्तेजित करते हैं, है ना। तो ये एंजाइम छोड़ता है लाइपेज, और क्या छोड़ता है, इमाइलेज, और क्या छोड़ता है, ट्रिप्सिन, है ना। अब देखो लाइपेज किसका पाचन करेगा दोस्तों, वसा का। किसका पाचन करेगा, वसा, है ना। जो हम लोग खा लेते हैं तेल पदार्थ, तैलीय पदार्थ जैसे, है ना, जिसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा वसा होती है, फैट होती है, तो उसका पाचन कौन करेगा, वसा करे, वो लाइपेज करेगा। ठीक है। अब देखो इमाइलेज किसका पाचन करता है, मंड का, है ना, मंड का। ठीक है, मंड यानी कार्बोहाइड्रेट का। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अब तुम लोग सोच रहे हो सर जी आपने बताया था कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख में ही हो जाता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ठीक है, लेकिन कुछ क्या होता है ना, कुछ पाचन जो बचा रह जाता है वो कहाँ पर हो जाता है, हाँ यहाँ पर छोटी आंत में हो जाता है पाचन। ठीक है, तो यहाँ से इमाइलेज किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का, है ना। ये छोड़ देगा ग्रहणी में इमाइलेज एंजाइम। तो इमाइलेज एंजाइम कहाँ पर पहुंच जाएगा, छोटी आंत में। अभी हम बात करेंगे छोटी आंत की, है ना। तो छोटी आंत में पाचन हो जाएगा किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अब ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है दोस्तों, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का, है ना। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। ठीक है, तो अग्नाशय जो होता है 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है, एक लाइपेज, दूसरा इमाइलेज, और तीसरा क्या होता है, ट्रिप्सिन। ये कहां पर छोड़ता है दोस्तों, अग्नाशय ग्रहणी में छोड़ता है ना। तो ग्रहणी में छोड़ता है 3 प्रकार के एंजाइम, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है दोस्तों, तो भोजन हमारा कहां पर पहुंच गया है, छोटी आंत में। किस रास्ते से पहुंचा है, अमाशय से होते हुए, ग्रहणी से होते हुए कहां पर पहुंचा है, हाँ छोटी आंत में, है ना। तो ग्रहणी में क्या क्या मिला दिया गया है, यकृत द्वारा पित्तरस मिला दिया गया है, और अग्नाशय द्वारा क्या क्या मिला दिया गया है, एंजाइम मिला दिए गए हैं, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो यहाँ पर, हाँ एक बात हम लोग कर लेते हैं, जो HCl पाया जाता है पेट के अंदर, है ना, ये क्या जो पेट की दीवार होती है ना, उनको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है पेट की दीवारों पर, है ना। अमाशय की दीवारों पर क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, HCl इस पर हमला नहीं कर पाता है इनकी दीवारों पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा भोजन पहुंचा है छोटी आंत में। यहां तक का आप लोग नोट कर लो, फिर हम आगे की कहानी बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा भोजन ग्रहणी के रास्ते से होते हुए कहां पर पहुंचा था, छोटी आंत में, है ना। तो छोटी आंत की हम लोग बात कर लेते हैं। तो छोटी आंत क्या होती है, ये कहने को है छोटी आंत, लेकिन ये होती है क्या, सबसे बड़ी होती है दोस्तों। ये क्या होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। अब ये सोचोगे 6 से 7 मीटर लंबी, तो ये बताओ कैसे रहती है पेट के अंदर। तो ये रहती है कुंडलित के रूप में, कुंडली के रूप में। कैसे रहती है, कुंडली के रूप में। देखो कुंडली क्या होती है, ऐसे ऐसे लपेटी जाती है। ये देखो छोटी आंत ऐसे ऐसे क्या है, लपेटी गई है ना। ये कुंडली के रूप में होती है छोटी आंत। नाम है छोटी आंत, लेकिन ये क्या होती है, बड़ी। क्यों इसका नाम छोटी आंत क्यों रखा गया है, क्योंकि ये क्या होती है, इसकी चौड़ाई क्या होती है, बहुत कम होती है ना। ये चौड़ाई में कम होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, छोटी आंत, है ना। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है छोटी आंत में। तो जो भोजन जाता है ना, उसका क्या होता है, यहाँ पर पाचन होता है। जितना पाचन ये लोग नहीं कर चुके हैं, कौन कौन, अमाशय, है ना, और ये मुख, दांत, है ना, ये लोग जितना पाचन नहीं कर पाए हैं, बाकी का पाचन कौन निपटा देती है, छोटी आंत, है ना। ये कहेगी चलो अच्छा हो, अभी पाचन बाकी है, तो अब ये पूरा काम निपटा देगी कौन, छोटी आंत। अब इसमें देखो होता क्या है छोटी आंत में। छोटी आंत में देखो छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रसांकुर। ये क्या लिखा है, रसांकुर। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, विली, है ना। क्या कहते हैं इसे, विली। ये देखो अंगुली के कार की इस प्रकार की संरचना होती है, छोटी आंत में कांटेदार पाई जाती है। अब ये क्या करते हैं रसांकुर, बताओ, भोजन का पाचन भी करते हैं और क्या करते हैं, अवशोषण भी करते हैं। ये जो रसांकुर होते हैं कांटेदार छोटी छोटी आंत में, है ना। अब ये क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं और अवशोषण। अब तुम लोग सोचोगे अच्छा पाचन भी कर देते हैं और अवशोषण भी कर लेते हैं, तो जी हाँ दोस्तों,
ये रसांकुर का बहुत भूमिका होती है ना। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है ना। अब देखो क्या होता है, इसमें रसांकुर पाए जाते हैं, रसांकुर भोजन को पचा देते हैं और अवशोषित भी कर लेते हैं। अवशोषण का मतलब ये हुआ दोस्तों कि भोजन जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है वो क्या होगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, यानी अपने अंदर खींच लिया जाएगा। ये रसांकुर क्या कर देते हैं, खींच लेते हैं, क्योंकि इनसे क्या जुड़ी होती है रसांकुर से, रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स जुड़ी रहती है ना। क्या जुड़ी रहती है, रक्त वाहिनियां। अब ये रक्त वाहिनियां क्या कर देंगी, पोषक पदार्थ को कहां पर ले जाके पहुंचा देंगी, रक्त वाहिनियां कोशिका में, कहां पर पहुंचा देंगी, कोशिका में, है ना। रक्त वाहिनियां कहां पहुंचा देंगी, जो पचित भोजन है उसको कहां पर पहुंचा देंगी, कोशिका में। अब कोशिका में क्या होता है जानते हो दोस्तों कि कोशिका के बारे में हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। पाचन होता है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है ना। तो फिर से सुन लो, छोटी आंत क्या है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। इसमें क्या होता है, ग्रहणी छोड़ती है, क्या क्या छोड़ती है ग्रहणी छोड़ती है अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस में कौन कौन से होते हैं, लाइपेज एंजाइम होता है, इमाइलेज होता है और क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। तो ये क्या कर देता है, देखो जो अग्न्याशय रस छोड़ता है तो इसमें क्या क्या आया था, ट्रिप्सिन, है ना, ट्रिप्सिन, क्या क्या आया था, ट्रिप्सिन आया था, इमाइलेज आया था, इमाइलेज आया था। ये क्या कर देते हैं, छोटी आंत में आ जाते हैं। तो ये छोटी आंत में क्या कर देते हैं बताओगे, छोटी आंत में ट्रिप्सिन किसका पाचन कर देता है, प्रोटीन का पाचन कर देता है। इमाइलेज किसका पाचन कर देता है, इमाइलेज मंड का पाचन कर देता है। और लाइपेज आ गया है, लाइपेज भी आया है। तो लाइपेज किसका पाचन कर देता है दोस्तों, वसा का, है ना। तो कहने की बात यह है कि जितना पाचन अभी बाकी था प्रोटीन का, मंड का और वसा का, वो कौन पाचन कर देती है, छोटी आंत। तभी तो देखो गांव घर में क्या कहते हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं, छोटी आंत को पचौनी क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, पचौनी, क्योंकि यही पूरा आधा काम करती है रोल, है ना। यही क्या करती है, पाचन का काम करती है, कौन सबसे ज्यादा, छोटी आंत। इसीलिए तो लोग क्या करते थे, इसे पचौनी कहते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या हुआ, छोटी आंत से भोजन पच चुका है। ठीक है, छोटी आंत में भोजन क्या हो गया, अधिकांश पच चुका है। तो अब ये तुम लोग सोचोगे क्या, फिर बाहर कैसे निकलता है। जी हाँ दोस्तों, जो अपचित भोजन है, क्या है, अपचित भोजन है, कहां पर पहुंचेगा, बड़ी आंत में। फिर से सुन लो दोस्तों, छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। किसका किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होगा, वसा का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पाए जाते हैं, अंगुली के आकार के छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं। ये भोजन को पचा देते हैं और क्या कर देते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो अवशोषित भोजन कहां पर चला जाता है, रक्त वाहिनियों द्वारा कोशिका में चला जाता है। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करेंगे छोटी आंत के बाद भोजन कहां पर पहुंचता है, तो बड़ी आंत में पहुंचता है। ये देखो छोटी आंत के रास्ते से होते हुए भोजन कहां पर पहुंचा है, बड़ी आंत में। यहाँ पर देखो दोस्तों, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीकम। क्या कहते हैं, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सीकम कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, बड़ी आंत के बारे में। तो आप लोग आप लोग जैसे हम लिख रहे हैं, है ना, नोट करते जाइएगा। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, बड़ी आंत की। ठीक है दोस्तों, बड़ी आंत, है ना, जैसे कहा नहीं जाता नाम बड़े हैं दर्शन छोटे, है ना। तो उसी प्रकार बड़ी आंत नाम है इसका क्या, बड़ी आंत। होती क्या है ये, छोटी आंत, है ना। ये क्या होती है, लगभग 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर लंबी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, यानी 4.7 मीटर, है ना, लगभग 4.7 मीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। यानी इसलिए इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, इसलिए दोस्तों इसका नाम क्या है, बड़ी आंत। और ये क्या होती है, छोटी होती है। अब देखो, अब इसमें होता क्या है ना, बड़ी आंत में क्या होता है दोस्तों, तो बड़ी आंत में देखो भोजन का पाचन हो चुका है। अब भोजन क्या, खाना खाते समय क्या तुम लोग भोजन ही केवल ग्रहण करते हो, पानी भी तो पीते हो। अब पानी के साथ क्या क्या है, खनिज लवण भी तो आते हैं, है ना। अब सोचोगे पानी कहाँ चला जाता है ना। तो पानी को जानते हो क्या कर लेती है, बड़ी आंत जो होती है जल तथा खनिज लवण का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। जल तथा, है ना, खनिज
लवण का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। कौन करती है, बड़ी आंत। अवशोषण का मतलब सोख लेना, है ना। तो जो अपचित भोजन है उसमें से बड़ी आंत हमारी क्या कर लेगी दोस्तों, ये है आपकी बड़ी आंत, ये है ना, ये है आपकी बड़ी आंत, लार्ज इंस्टेटाइन। ये क्या कर लेगी, इसमें से जो आ रहा है खनिज, लवण और जल, उसको क्या कर लेगी, सोख लेगी। अब अपचित भोजन क्या हो जाएगा, सूखा रहेगा। अब ये देखो क्या होगा इसके बाद, है ना, इसके बाद की कहानी क्या होगी। पहले अच्छा ये समझ लो, कभी कभार क्या होता है, डायरिया हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, बड़ी आंत की लेयर पर क्या हो जाते हैं, तरल पदार्थ चिपक जाते हैं, जैसे वसा। जैसे क्या होता है, अधिकतर आप तैलीय पदार्थ खाते हो वसा वाले, फैट वाले, तो उनमें क्या होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना दोस्तों, वो आपकी बड़ी आंत में जाकर चिपक जाता है। यहाँ पर, है ना, बड़ी आंत में क्या होता है, चिपक जाता है, जिससे क्या होता है, जल का अवशोषण नहीं हो पाता है और आपके अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, पानी की कमी हो जाती है। और डॉक्टर लोग आपको क्या बढ़िया बोतल चढ़ाते हैं, किसका, ग्लूकोज का, है ना। ठीक है, तो भोजन कहाँ पर अपचित पहुंच चुका था, बड़ी आंत से होकर, हाँ, बड़ी आंत से होकर कहाँ पर पहुंचा। देखो बड़ी आंत का जो निचला भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मलाशय, है ना। मलाशय के बारे में हम लोग जान लेंगे। मलाशय जो होता है, बड़ी आंत का निचला सिरा क्या कहलाएगा, मलाशय। मलाशय देखो क्या होता है, 15 सेंटीमीटर लंबा होता है ना। जहां पर अपचित भोजन आकर स्टोर होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मलाशय कहते हैं। मलाशय क्या होता है दोस्तों, स्प्रिंगदार यानी छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से मलाशय आपका क्या होता है, बना होता है ना। इस प्रकार जैसे स्प्रिंग होती है, तो उस प्रकार का मलाशय बना होता है, यानी छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है। मलाशय का निचला सिरा क्या कहलाता है दोस्तों, गुदाद्वार। ये देखो लिखा है ना, मलाशय का निचला सिरा क्या कहलाता है दोस्तों, गुदाद्वार। अब अपचित भोजन क्या होगा, गुदाद्वार के रास्ते से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ना। ठीक है, तो फिर से सुन लो दोस्तों, बड़ी आंत में केवल क्या होता है, भोजन का पाचन हो चुका होता है ऊपर छोटी आंत में। तो बड़ी आंत में दोस्तों क्या होता है, केवल जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 1.5 मीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, 4.7 मीटर होती है। और इसमें क्या होता है, केवल जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है। बाकी जो है अपचित भोजन इसके निचले सिरे यानी मलाशय से होते हुए कहां पर पहुंच जाता है, गुदाद्वार में पहुंच जाता है और वहां से शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक बार हम 2 मिनट में आपको पूरा रिवीजन फिर से करवाते हैं, जिससे आपका टॉपिक बिल्कुल क्या हो जाए दोस्तों, बिल्कुल मक्खन हो जाए, है ना, दोबारा कभी जीवन में पढ़ना ना पड़े। हाँ ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे तो कहां पर पहुंचेगा, सबसे पहले हमारे मुख के अंदर यानी मुख गुहा के अंदर। वहां पर दांत पाए जाते हैं। भोजन को क्या कर देंगे, छोटे छोटे महीन टुकड़ों में बदल देंगे। और वहां पर जीभ भी है, तो जीभ क्या करती है दोस्तों, हाँ, लार निकालती है, यानी इनमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, तो बताओगे टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो किसका पाचन करता है, तो आप बताओगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और यहाँ से म्यूकस निकलता है, जो क्या करता है, लार यानी निकलती है, भोजन को एकदम चिपचिपा बना देती है। फिर इसके पश्चात भोजन कहाँ पर पहुंचता है, तो आप बताओगे ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रसनी, है ना, ग्रसनी में एक लगा रहता है एपिग्लोटिस, जो क्या कर देता है, श्वास नली के रास्ते को बंद कर देता है, जिससे भोजन कहाँ पर पहुंच जाता है, आहार नली में पहुंच जाता है। दोस्तों आहार नली में क्या होता है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाँ, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिससे भोजन एकदम चिपचिपा बन जाता है और आसानी से अमाशय में धीरे धीरे आकर गिरता है। ठीक है, अब इसके पश्चात अमाशय में आ गया भोजन दोस्तों। अमाशय एक जे के आकार की संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, जठर रस निकलता है। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो जठर रस में HCl पाया जाता है। और कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपका, हाँ, जठर रस में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। जो लाइपेज एंजाइम क्या करता है दोस्तों, जो जीवाणु आ जाते हैं उनका क्या कर देता है, नष्ट कर देता है।
और जठर और यहाँ पर अमाशय में क्रमाकुंचन गति होती है दोस्तों, जो भोजन को क्या कर देगा, एकदम बिल्कुल बारीक टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके पश्चात भोजन जो होता है एकदम लेईदार चिपचिपा बन जाता है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके पश्चात भोजन कहाँ पर पहुंचता है, तो ग्रहणी से होते हुए, है ना, छोटी आंत में पहुंचता है दोस्तों। ग्रहणी में कौन कौन रस छोड़े जाते हैं, तो अग्नाशय ग्रंथि होती है जो कहाँ इसमें रस अपना छोड़ देती है ना, ट्रिप्सिन एंजाइम छोड़ देती, इमाइलेज छोड़ देता है, और क्या छोड़ देता है, लाइपेज। लाइपेज क्या कर देता है, छोटी आंत में पहुंचेगा, और इमाइलेज भी छोटी आंत में पहुंचेगा, और ट्रिप्सिन भी पहुंचेगा। अब यहाँ से क्या होता है, यकृत जो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है दोस्तों। हाँ, यकृत के बारे में एक बात और बता दें कि ये यूरिया का भी संश्लेषण करती है ना। तो यकृत क्या करेगा, पितरस स्रावित करेगा। पितरस कहाँ पर स्टोर होगा, तो आपके पितरस में बताओगे, यानी गाल ब्लैडर में। अब ये यहाँ से पितरस कहाँ आएगा, ग्रहणी में आएगा दोस्तों। ग्रहणी से होता हुआ पितरस कहाँ पर पहुंचेगा दोस्तों, छोटी आंत में, है ना। तो छोटी आंत में पितरस भी पहुंच चुका है, और क्या पहुंच चुका है, अग्नाशयी रस भी पहुंच चुका है। अब ये पेट में भोजन अम्लीय था, पितरस क्या कर देगा, भोजन को क्षारीय बना देगा। क्षार आ जाएगा तो उदासीनीकरण क्रिया हो जाएगी दोस्तों। अब छोटी आंत में भोजन का भी पाचन होगा, तो बाकी पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में। छोटी आंत क्या होती है दोस्तों, बड़ी होती है, लगभग कितनी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और ठीक है, इसमें छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन को पचाते भी है, और क्या कर लेते हैं, अवशोषित भी कर लेते हैं, और क्या होता है दोस्तों, जो ये रसांकुर होते हैं ना, इनसे रक्त वाहिनियां जुड़ी होती हैं, जो क्या करती हैं, पोषक तत्वों को कहाँ तक पहुंचा देती है, कोशिका तक पहुंचा देती है। यानी छोटी आंत तक संपूर्ण पाचन भोजन का हो जाता है। अब क्या होगा, अपचित भोजन कहाँ पर पहुंचेगा, बड़ी आंत में पहुंचेगा दोस्तों। जहां पर बड़ी आंत और छोटी आंत मिलती है उसे क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं दोस्तों। बड़ी आंत नाम है इसका बड़ी आंत, लेकिन होती है वास्तव में क्या, ये छोटी होती है, और इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, और ये क्या होती है दोस्तों, 4 से 7 मीटर चौड़ी होती है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, बड़ी आंत में जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है। इसका निचला सिरा जो होता है दोस्तों, वो मलाशय कहलाता है। ये जो छल्लेदार मांसपेशियों की बनी होती है, यहाँ पर मल का क्या होता है, आशय यानी मल यहाँ पर स्टोर होता है, रुकता है, और इसके पश्चात इसका निचला सिरा जो होता है दोस्तों, गुदा द्वार कहलाता है। यहाँ से भोजन क्या किया जाता है, शरीर से निकाल दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज के पाचन तंत्र की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत अच्छे ही तरीके से समझ में आया होगा कि भोजन का पाचन मानव शरीर के अंदर कैसे होता है, कौन कौन से अंग पाचन में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो, या हमारे द्वारा आज की पूरी व्याख्या आपको बिल्कुल पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।